बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स और सेंटर ऑफ मास को डिस्कस करना है। ये दो चीज़ें हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछी जाती हैं और आम तौर पर आपको इनकी डेफिनेशंस आती हों, याद हों और इनका कंसेप्ट पता हो, ताकि इससे मुतल्लिक़ अगर वो किसी किस्म का कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाना चाहता है या कोई MCQs बनाना चाहता है तो आप जवाब दे सकें पेपर में। तो इसलिए मैंने यहाँ पर भी सिर्फ इनकी डेफिनेशंस को ही लिखा हुआ है। पहले अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स की बात करता हूँ तो इससे पहले लास्ट लेक्चर में हम टॉर्क के बारे में पढ़ रहे थे और टॉर्क के बारे में पढ़ते हुए हमने ये डिस्कस किया था कि टॉर्क क्या है। टॉर्क किसी भी बॉडी में तब प्रोड्यूस होता है जब उस बॉडी पर फोर्स लगे और उस फोर्स के असर के नतीजे में वो बॉडी टर्न कर जाए, घूम जाए। जैसे ये मेरे पास मार्कर है और इस पर मैं फोर्स लगाता हूँ तो ये मार्कर टर्न कर जाता है, तो इस मार्कर में टॉर्क प्रोड्यूस हो गया। यानी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज़ नोन एज टॉर्क। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स नोन एज टॉर्क। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि एक बॉडी बैलेंस्ड होगी। कब बैलेंस्ड होगी? देखिए, आप बचपन में स्कूल में सीसा जो है उसको यूज़ करते थे। एक साइड पे एक बच्चा बैठ जाता था, दूसरी साइड पे दूसरा बच्चा बैठ जाता था और वो ऊपर नीचे वो मूव करते रहते थे। और सीसा जो है वो बड़े खूबसूरत अंदाज में एक बैलेंस्ड कंडीशन में आपको तब मिलता था कि जितनी फोर्स इधर से लग रही है उतनी फोर्स इधर से हो। ठीक है हो गया। अब इसी बात को मैं यहाँ से समझाना चाहूँगा। ये हमारे पास स्पैनर है एक। इस स्पैनर पर अगर मैं फोर्स लगाता हूँ डाउनवर्ड अगर एक फोर्स लगा रहा हूँ तो ये नट जो है ये लूज़ हो जाएगा। अगर पकड़ कर इसको नीचे की जानिब फोर्स लगाता हूँ तो ये नट लूज़ हो जाएगा, खुल जाएगा। इसका मतलब मैं इस पर जो फोर्स लगा रहा हूँ वो एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी की डायरेक्शन के उलट जा रही है। इसलिए मैंने थोड़ा सा सर्कल बड़ा कर दिया। घड़ी आपके पास किधर को घूमती है? इधर को। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घड़ी की मूवमेंट इस तरह को होती है और उसे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। कौन सी डायरेक्शन कहते हैं? यहाँ पे ये घड़ी के उलट सिमत में जा रहा है तो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। क्लियर होगी बात? ये कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज। अब देखें, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। जब आप इस पर ऊपर से फोर्स लगाएं, हामिद इधर आ जाओ, ये रेहान खान के साथ इधर जगह है, आप पीछे डिस्टर्ब हो रहे हो, इधर बैठो। जब आप इस पर ऊपर से फोर्स लगाएं और ये स्पैनर एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए तो इसमें पैदा तो हुआ टॉर्क। घूमने की वजह से क्या पैदा हुआ? इसमें टॉर्क। लेकिन चूंकि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था तो इसमें जो टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज है, या आप इसको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बोलेंगे या एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बोलेंगे। अब यही स्पैनर के ऊपर मैं फोर्स अप्लाई करता हूं अपवर्ड, इस तरह से ये फोर्स अप्लाई कर। अब अगर अपवर्ड फोर्स अप्लाई करूं तो ये नट टाइट हो जाएगा, ठीक है, और इसका घूमना किस तरह होगा? इस तरह, क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज टर्न करेगा। ठीक हो गया। तो अब देखें, इस बॉडी पर जितना मैं नीचे की जानिब फोर्स अप्लाई कर रहा हूं उतनी ही फोर्स अगर ऊपर की जानिब अप्लाई करूं तो ये स्पैनर किधर को जाएगा? ऊपर या नीचे? दरमियान में ही रहेगा सर जी। सोच लें, ये पकड़ें ज़रा, समझ लें, ये वो स्पैनर है। इस पर नीचे से मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और उतनी फोर्स ऊपर से अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है। अब बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो रही है नीचे और ऊपर से। किधर को जा रहा है? दरमियान में, एक जगह पे ही है। ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया। क्यों बैलेंस हो गया? क्योंकि जितना एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट था उतना ही क्लॉकवाइज मूवमेंट था और उन दोनों की वजह से ये बैलेंस हो गया। तो अब प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स को आप देखेंगे, मुझे दे दें ज़रा। अ बॉडी इज बैलेंस्ड, एक बॉडी बैलेंस्ड हो जाएगी इफ़ द सम ऑफ, आप सम कर लें तमाम क्लॉकवाइज मूवमेंट्स का जो किसी बॉडी पर लग रहे हैं,
वो इक्वल हो सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के, कि एक बॉडी पर अमल करने वाले तमाम क्लॉकवाइज मूवमेंट वो बराबर हों एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के सम के, तो फिर वो बॉडी बैलेंस हो जाएगी। ये हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स था। आपको समझ आ गई सबको? किसी को ना समझ आई हो? नो सर। हाँ जी, तलहा कामरान आ गई समझ? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं सेंटर ऑफ मैस की तरफ। सेंटर ऑफ मैस क्या होता है? देखें, ये एक बच्चा मेरे पास आ जाए, आप आ जाएं, एक स्टूडेंट हम बुला रहे हैं इधर। देखें, अब यहाँ पर ये खड़ा है, अगर कोई शख्स पीछे से आए और इसे यहाँ इस जगह पर फोर्स अप्लाई करे तो क्या होगा? ये टर्न करेगा और मुंह के बल ये नीचे गिरेगा, घूम जाएगा ना, इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा और ये घूम जाएगा, टर्न कर जाएगा अगर यहाँ पर इस पर फोर्स अप्लाई की जाती है। और इसी तरह अगर कोई शख्स आता है और आकर इसको नीचे पाँव पर यहाँ पर हिट करता है, फोर्स अप्लाई करता है, तो ये पीछे की जानिब टर्न करके गिर जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन थर्ड केस ये है, अगर कोई आए और इसको इस जगह पर, यहाँ सीधे खड़े हो, इस जगह पर अगर फोर्स अप्लाई करता है तो ये गिरेगा नहीं, बल्कि ये आगे की जानिब मूव करेगा, ये आगे की जानिब मूव करेगा। ठीक हो गया। अब ये वो पॉइंट है जहाँ पर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ये वो पॉइंट है इसकी बॉडी का कि जहाँ पर फोर्स अप्लाई की जाए तो ये टर्न करने की बजाय ये आगे की जानिब मूव करता है। तो किसी जिस्म का वो पॉइंट जहाँ पर आप फोर्स अप्लाई करेंगे, बैठ जाओ, किसी जिस्म का वो पॉइंट जहाँ पर आप फोर्स अप्लाई करें और वो जिस्म घूमने की बजाय आगे मूव करे, तो वो पॉइंट उसका सेंटर ऑफ मैस कहलाता है। समझ आ गई बात? ये मार्कर है मेरे पास, अगर मैं इसको यहाँ फोर्स अप्लाई करूँ, देखें, ये पकड़ें ज़रा, ये किताब एक मुझे दें, मैं इसको किताब के ऊपर रख लेता हूँ। देखें, ये मार्कर यहाँ पर मौजूद है, अगर मैं इधर फोर्स अप्लाई करूँ तो ये टर्न कर जाता है, और अगर इधर फोर्स अप्लाई करूँ तो भी ये टर्न कर जाएगा। लेकिन अगर मैं इस ख़ास पॉइंट पर फोर्स अप्लाई करूँ तो ये टर्न करने के बजाय आगे की तरफ मूव करेगा। ठीक हो गया। आपकी बुक में भी उसने एग्जांपल एक बनाई हुई है, फिगर आप देख सकते हैं, उसमें उसने दो साइड्स पर दो बॉल्स नुमा उसने बॉडीज़ लगाई हुई हैं, और एक उसमें बॉडी बड़ी है, एक छोटी है। और याद रखिएगा, सेंटर ऑफ मैस का मतलब कभी भी नहीं है कि वो किसी जिस्म का सेंटर पॉइंट होगा, ज़रूरी नहीं है वो किसी जिस्म का सेंटर पॉइंट हो। क्यों? क्योंकि देखें, अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पर इसी स्पैनर की ही बात करूँ, इसी स्पैनर की ही बात करूँ, ये यहाँ पे नट नहीं है, सिर्फ स्पैनर है, मैं यहाँ पर मूव करूँगा, फोर्स लगाऊंगा, ये घूम जाएगा, यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा, ये घूम जाएगा, यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा, ये घूम जाएगा, यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा, घूम जाएगा। हो सकता है इस जगह पर फोर्स लगाऊं तो ये घूमने की बजाय आगे मूव करे। अब ये इसका सेंटर पॉइंट नहीं था, सेंटर पॉइंट था इसका कहीं यहाँ पर आ रहा था। समझ आ गई ना बात? ठीक है। तो याद रखिएगा, सेंटर ऑफ मैस से मुराद कभी भी मैस का सेंटर पॉइंट नहीं है, ये मैस का वो पॉइंट है कि जहाँ पर आप फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, फोर्स, तो वो काज वजह बनती है किसकी? द सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन, सिस्टम आगे की तरफ मूव करता है और वो रोटेट। क्लियर होगी बात यहाँ तक? तो ये हमारा आज तक का काम था। ठीक है, कल इंशाल्लाह या नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इरेगुलर शेप थिन लैमिना को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।